नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, हम समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इनके वीडियो में देखेंगे तार्किक और अतार्किक क्रियाओं की अवधारणा कि इन्होंने जो क्रिया है उसको किस तरह से डिफाइन किया है और किस प्रकार से इनका सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, ये आज के वीडियो में देखेंगे। तो इनका जो तार्किक अतार्किक क्रिया, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल जो एक्शंस हैं, इसमें इन्होंने कुछ जो उनकी कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। पहले उसी कंसेप्ट के आधार पर इनकी पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। तो हम देखें, बेसिकली हम जो इस वीडियो में हम समझेंगे उसमें क्रिया क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। फिर इन्होंने समस्त क्रियाओं को दो भागों में बांटा है: तार्किक क्रिया लॉजिकल एक्शन और अतार्किक क्रिया नॉन लॉजिकल एक्शन। इन दोनों क्रियाओं को इन्होंने दो चीजों के, दो कंसेप्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की है: वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी और व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी। इसमें इन्होंने मुख्य एक कंसेप्ट लिया है लक्ष्य और साधन, गोल्स एंड मीन्स। इसमें इन्होंने अपनी क्रिया के सिद्धांत में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें कुछ ऐसे प्रभावक वेरिएबल्स भी होते हैं, चालक होते हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। उसमें उन्होंने दो चीजों का विशेष करके वर्णन किया है: अवशिष्ट चालक रेसिड्यूज एंड भ्रांत तर्क डेरिवेशंस। इन सब के आधार पर हम इनके तार्किक और अतार्किक क्रियाओं का अवधारणा या सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले देखें कि क्रिया क्या होती है। ये आप सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि एक्शन किसको कहा जाता है, यानी इसको एक व्यापक शब्द है। ये क्रिया बहुत रूप में इसको लिया जाता है, और खास करके हम देखें कि क्रिया क्या होती है कि यह किसी भी व्यक्ति प्रणाली द्वारा की गई गतिविधि, व्यवहार या कार्य को संदर्भित करता है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्रिया कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो वो अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी कार्य करता है। और जब हम समाज में रहकर व्यक्तियों के साथ मिलकर बहुत सारी कार्य करते हैं, तो इस तरह से व्यक्ति दिन भर में बहुत सारी क्रियाएं करता है। तो पैरेटो ने सारी क्रियाओं को जो व्यक्ति द्वारा की जाती है उनको दो भागों में विभाजित किया है। कौन सी? तार्किक क्रिया लॉजिकल एक्शन, अतार्किक क्रिया नॉन लॉजिकल एक्शन। तार्किक क्रिया, इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि तार्किक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लॉजिकल, जिसमें लॉजिक लगाया जाता है, तर्क दिया जाता है कि ये क्रिया क्यों की जा रही है। और अतार्किक क्रिया जो नॉन लॉजिकल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता कि वो क्रिया क्यों की जा रही है। तो इसी आधार पर इन्होंने दो कंसेप्ट के आधार पर इस क्रिया को समझाने की कोशिश की है: तार्किक क्रिया को वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी और अतार्किक क्रिया को व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी। इन दोनों कंसेप्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की है कि जो तार्किक क्रिया होती है वो ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करती है, वस्तुनिष्ठता। ये दोनों कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। जब आप सोशलॉजी एज ए साइंस आपने पढ़ा होगा, तभी आपने इन दोनों चीज़ों को पढ़ा है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझें कि वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है, जैसी दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल में जो है उसी रूप में उसको देखना, है ना। तो यहाँ आप इसको इस चीज़ से समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर ये शब्द आ रहा है वस्तु, ऑब्जेक्ट। वस्तु क्या होता है? जैसे कोई भी चीज अगर हमने देखी, कोई हमारा पेन है, टेबल है, कुर्सी है, जो जैसी है हम उसको वैसे ही रूप में देखेंगे, है ना। उसमें हम कुछ भी उसमें चेंजेस करके नहीं देख सकते कि अगर एक टेबल है तो उसका एक प्लेटफॉर्म होगा, चार पैर होंगे, तीन पैर की होगी, या जो भी होगा उसका बेस होगा। तो ये सब जो चीजें देख रहे हैं वैसी ही दिखाई देती है। तो ये वस्तु की तरह आप इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कि इसमें वस्तु शब्द आ रहा है। इसका मतलब है कि जो चीज जैसी है, जो ऑब्जेक्ट जैसा है, उसको वैसे ही, यानी जो घटना जैसी है उसको वैसे ही एक्चुअल रूप में देखना, समझना, है ना। और यहाँ आप इसमें व्यक्तिनिष्ठता में ये शब्द याद रखना, व्यक्ति सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि व्यक्ति शब्द शामिल है इसमें, यानी जो भी घटना या जो चीज हो रही है उसमें व्यक्ति
उसकी अपनी भावनाएं, अपने विचार जब शामिल हो जाते हैं तो वो कहलाता है सब्जेक्टिविटी। यानी यहाँ व्यक्ति और वस्तु से आप इस चीजों को स्पष्ट रूप से याद रख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता, ये जो चीज जैसी है वस्तु की तरह हमें उसे देखना है, और व्यक्तिनिष्ठता यानी व्यक्ति जब अध्ययन कर रहा है, किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, तो उसमें वो अपनी किसी भी चीज का अध्ययन कर रहा है तो वो अपनी भावना विचारों को शामिल कर लेता है, तो ये व्यक्तिनिष्ठता। आगे हम देखें। अब इसको हम समझने की कोशिश करें कि पैरेटो ने तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया को किस रूप में बताया है। तो तार्किक क्रिया क्या है? वे क्रियाएं जो कि तर्कपूर्ण तरीके से साधन को लक्ष्य के साथ जोड़ती है, यानी तर्क पर आधारित है। हम लॉजिक देते हैं कि क्रिया क्यों कर रहे हैं, और जो क्रिया की जाती है जिसको साधन और लक्ष्य के साथ जोड़ती है, यानी हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम लॉजिकल तरीके से उसके साधन को ढूंढते हैं। साधन क्या है? जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के जो साधन है। जैसे अगर आपका लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप कौन से साधन उपयोग करेंगे? आप क्लास अटेंड करेंगे, आप लेक्चर सुनेंगे, है ना, आप बुक्स पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, एग्जाम देंगे और अच्छे से तैयारी करके और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में सारे आंसर्स क्वेश्चंस के लिख के आएंगे। तो जो लक्ष्य है उसको लॉजिकल तरीके से कि तर्कपूर्ण तरीके से उसको कि ये जो अपने पुराने जो अनुभव है, जो प्रमाणित जो घटनाएं है कि आपको पता है कि आपका लक्ष्य है अच्छे नंबर लाना है, तो आपने देखा है कि जो इस तरह से जिन्होंने पढ़ाई की है, बुक्स पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं, है ना, तो इन तरीकों से जब उन्होंने एग्जाम दी है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। तो ये प्रमाणित है, तर्कपूर्ण है, और ये वैज्ञानिक तरीके से हम जिसको कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव है कि इस साधन से, इस तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी क्रियाएं जो कि तर्कपूर्ण तरीके से साधन को लक्ष्य के साथ जोड़ती है। कर्ता ऐसे साधन को अपनाता है जो अनुभव सिद्ध है और तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो अनुभव हो चुके हैं, जो लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिन साधनों से उनको उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, और जो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, ऐसे साधन अपनाता है। इस क्रिया में लक्ष्य एवं साधन में सामंजस्य होता है, यानी दोनों का सामंजस्य करके ही वो क्रिया की जाती है। कर्ता के साथ अन्य व्यक्ति जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनकी दृष्टि से भी तर्कपूर्ण हो, यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया का जो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो भी उसको सही मानता है, यानी वो केवल व्यक्ति की दृष्टिकोण से सही नहीं है वो क्रिया, और वो लक्ष्य और साधन का जो सामंजस्य है वो जो उसका विषय विशेषज्ञ है उसकी दृष्टि से भी वो सही है, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध है, प्रमाणित है। तो इसको उन्होंने कहा है तार्किक क्रिया, लॉजिकल एक्शन। अतार्किक क्रिया इसके जस्ट अपोजिट। अतार्किक क्रिया वह है जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित नहीं होती, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता कि वो काम क्यों किया जा रहा है ना, और नहीं उनका कार्य और लक्ष्य के और उसके उद्देश्य साधन के बीच में सामंजस्य होता है। ये क्रियाएं भावना, परंपरा, पूर्वाग्रह पर आधारित होती है। यानी व्यक्ति जो क्रिया करता है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि परंपरा से ऐसा ही होता आ रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसने पहले से ही इस तरह के अनुभव देखे हैं, इसलिए कर रहा है। उसमें वो अपने उसके इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपने विचार उसमें शामिल है। ये क्रियाएं इन पर आधारित होती है। अतार्किक क्रियाएं उन स्थितियों में होती है जहां लोगों के कार्य और उद्देश्य के बीच कोई स्पष्ट तर्कसंगत संबंध नहीं होता। वे क्रियाएं जो एक विशिष्ट मानसिक अवस्था से उत्पन्न होती है, उस क्रिया को करने वाला उसके पक्ष में अनेक युक्तियां पेश करता है। यानी जो क्रियाएं व्यक्ति अपने मानसिक अवस्था से, यानी जो उसके मन में जिस तरह की उसकी विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसकी थिंकिंग बनी हुई है, जैसे उसकी पालन पोषण हुआ है, जो उसका थॉट्स उसके क्रिएट हुए, आसपास का जो वातावरण है, उसके जो परंपराएं हैं, समाज की मान्यताएं हैं, उन सबको देखते हुए वो जो क्रियाएं करता है, और उस क्रिया के बारे में वो अनेक युक्तियां पेश करता है, यानी वो तर्क देता है कि वो क्रियाएं क्यों कर रहा है, लेकिन वो तर्क वास्तव में उसकी भावना, पूर्वाग्रह, परंपराओं पर आधारित होते हैं, न कि साइंटिफिकली प्रूव होते हैं, अनुभव सिद्ध होते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को पैरेटो अतार्किक क्रिया कहता है।
तो पेरेटो का मानना था कि अधिकांश सामाजिक क्रियाएं वास्तव में अतार्किक होती हैं। यानी पेरेटो क्या कहते हैं कि समाज में जो क्रियाएं व्यक्ति करते हैं उनमें लॉजिकल क्रियाएं तो कम होती है और नॉन लॉजिकल क्रियाएं ज्यादा होती है, अतार्किक क्रियाएं ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपने कार्य को तर्कसंगत बनाने के लिए तर्क पेश करते हैं, लेकिन मूल रूप से उनके कार्य भावना, परंपरा, अवचेतन प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं। यानी व्यक्ति काम तो करता है, जो क्रिया कर रहा है उसके पीछे वो लॉजिक बताता है कि वो क्रिया क्यों कर रहा है, और वो समझता है कि ये लॉजिकली सही है और मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे, उसके मूल रूप से उसके पीछे क्या भावना होती है कि उसकी कार्य, उसकी भावनाएं, उसकी परंपरा, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो उसकी प्रेरणाएं हैं वो काम करती है। तो उस आधार पर जब व्यक्ति काम करता है तो वो अतार्किक क्रियाएं कहता है। आगे हम देखें, पेरेटो ने जो तार्किक और अतार्किक क्रियाएं का जो सिद्धांत है वो दो कंसेप्ट के आधार पर समझाया, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। जैसे अभी हम समझ चुके हैं कि वस्तुनिष्ठता, जिसमें वस्तु शब्द को आपको याद रखना है तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, वह घटना या तथ्य जो वास्तव में है ना, जो जैसी हमें दिखाई दे रही है और जो है एक्चुअल में जो फैक्ट है वही उसी तरह से उसको देखना। तार्किक क्रियाएं वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि वे तर्क, विश्लेषण और तथ्यों पर आधारित होती है। यानी वो तथ्यों पर, फैक्ट पर आधारित होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका ये परिणाम होगा ही होगा। तो तार्किक क्रियाओं का जो लक्ष्य और साधन के बीच में स्पष्ट और ठोस संबंध होता है। यानी जो लक्ष्य में प्राप्त करना है, अगर इन साधनों से जो साधन प्रूव है ना, जो तथ्य पर आधारित है, जो प्रमाणित है, अगर उन साधनों को मैं अपनाऊंगा तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लूंगा। व्यक्तियों के लिए तार्किक क्रियाएं निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण होती है, जिनका मूल्यांकन बाहरी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है। यानी जो तार्किक क्रियाएं जो व्यक्ति क्रियाएं करते हैं और वो उद्देश्यपूर्ण होती है और जिसको कि हम मूल्यांकन उसका बाहरी तथ्यों या प्रमाणों पर के आधार पर कर सकते हैं, कि हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि वो क्रिया अगर वो कर रहा है और इस तरह के वो लक्ष्य और साधन के बीच में उसका संबंध है स्पष्ट, तो वो हम प्रमाण के आधार पर उसको उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठता क्या है? इसमें व्यक्ति शब्द आ रहा है तो अभी आप समझ चुके हो कि वह घटना या तथ्य जो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है। यानी वो वास्तव में जैसी है वैसी फैक्ट वो नहीं देख रहा है, उसको कैसे देख रहा है कि जो उसके मस्तिष्क में अंकित है। यानी वो अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने थॉट्स को उसमें शामिल करके उस घटना को देख रहा है, उस क्रिया को कर रहा है। अतार्किक क्रियाएं व्यक्तिनिष्ठ होती है क्योंकि वे भावनाओं, परंपराओं और व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित होती है। इन क्रियाओं में तर्क और विश्लेषण का अभाव होता है, अक्सर इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं होता। यानी अगर हम व्यक्ति से पूछे कि इसको आप क्यों कर रहे हो, वो तर्क देगा लेकिन स्पष्ट नहीं बताएगा क्योंकि उसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। व्यक्तिनिष्ठता के कारण अतार्किक क्रियाओं का मूल्यांकन करना कठिन होता है क्योंकि ये क्रियाएं व्यक्तिगत मान्यता और दृष्टिकोण से प्रेरित होती। हम इन जो व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, अतार्किक क्रिया कर रहा है, वो उसका हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति उस प्रकार की क्रियाओं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि व्यक्ति की सबकी अपने विचार होते हैं, अपना तर्क होता है, तो वो अपने तरीके से उस क्रिया को कर रहा है, उस घटना को देख रहा है, तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते ठीक प्रकार से। तो यहाँ हम इसका अगर एग्जाम्पल लें कि जो व्यक्ति निष्ठता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, और अगर हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि हाँ, भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, या हमारे परंपरा में ऐसा होता है, या हर हमारे परिवार में ऐसे करते हैं। यानी वो इस तरह के लॉजिक देगा कि जो कि लॉजिकल नहीं होते, वो उसके पीछे उसके अपनी मान्यताएं होती है उस कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से तार्किक क्रिया वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है और अतार्किक क्रिया व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित होती है। आगे हम देखें कि इन सब चीजों में अभी तक आप लोग समझ चुके हो कि तार्किक क्रिया क्या है और अतार्किक क्रिया क्या है। वो वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने दो कंसेप्ट का और उल्लेख किया है कि जब व्यक्ति क्रिया करता है तो दो चीजें उसमें शामिल होती है, एक अवशिष्ट चालक रेसिड्यूज
और दूसरा भ्रांत तर्क डेरिवेशंस। अवशिष्ट चालक क्या है? ये वह प्रभाव या कारक है जो लोगों के व्यवहार, सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक गतिविधियों में मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य तार्किक ढांचे में आसानी से नहीं समझाया जा सकता। ये अवशिष्ट चालक असंगत, अप्रत्याशित या जटिल हो सकते हैं, जो इनके विश्लेषण पारंपरिक सिद्धांतों के माध्यम से कठिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मान लीजिए कि हम लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी-कभी क्या होता है कि ये अप्रत्याशित हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि हमने लक्ष्य प्राप्त किया और मान लीजिए कि आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, आपने सारे साधन अपनाए जो अपनाने चाहिए, जिसके आधार पर हम बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो नहीं वो रिजल्ट हमें निकल के आता है। हो सकता है कि हमारे मार्क्स बहुत कम रह जाएं, या हो सकता है कि हम उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, उस पेपर में फेल हो जाएं जिसमें हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छे सभी, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी और हम उस जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे जो चालक होते हैं या प्रभाव या कारक जिसको वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते या उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, तो क्या होता है कि वो बेकार हो जाता है ना। वो किसी काम का नहीं रहता कि हमने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी हमने लक्ष्य और साधन के बीच में जो हमने कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बैठ पाया, ठीक से हमारा रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो वो क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट चालक, जो कि अक्सर लोगों के व्यवहार में या सामाजिक परिवर्तन के पीछे उसका इस प्रकार के कारक काम करते हैं कि जब हम जैसे मान लीजिए कि कोई आर्थिक गतिविधियों में देखें कि बहुत अच्छे से किसी बिजनेसमैन ने मार्केट का सर्वे किया, कोई प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, उसने सोचा कि बहुत अच्छे से बिक पाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो ना चले, है ना। जैसे आप लोग फिल्म में भी देखते हो कि बहुत मेहनत करते हैं सब लोग और बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन कई बार वो नहीं चल पाती है, फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन हमें असंगत, अप्रत्याशित जो उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं और जिनका हम विश्लेषण पारंपरिक सिद्धांत के माध्यम से नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसको पेरेटो अवशिष्ट चालक कहते हैं कि ये भी व्यक्ति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया भ्रांत तर्क। भ्रांत तर्क क्या है? भ्रांत तर्क या क्रियाएं वह है जो प्रतीत होती है कि वे तर्क संगत है, लेकिन वास्तव में वे भावनात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारणों से संचालित होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई आधार नहीं होता। यहाँ इन्होंने बताया कि भ्रांत, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित करने वाला, है ना, कि जो व्यक्ति अतार्किक जो क्रियाएं करता है उसमें वो तर्क संगत तर्क देता है ना, कि वो क्रिया क्यों कर रहा है, और वो सोचता है कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन वो वास्तव में वो जो क्रिया होती है वो लॉजिकल नहीं होती, तर्कसंगत नहीं होती, वो भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से संचालित होती है कि समाज में ऐसे ही होता है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसा होता है इसलिए कर रहे हैं। वो अपने विचारों, भावनाओं के आधार पर, अपने दृष्टिकोण के आधार पर वो क्रिया को करता है, जिसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता, इसका कोई आधार नहीं होता। वो लेकिन वो ऐसे प्रतीत होती है, वो ऐसे शो करता है, ऐसे लॉजिक देता है उस क्रिया को करने का कि ऐसा लगता है कि वो लॉजिकल है, लेकिन होता नहीं है, इसलिए उसको भ्रांत तर्क कहा जाता है। तो दोनों क्या है? दोनों ही ये जो कंसेप्ट है वो व्यक्ति की क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देखें कि पेरेटो ने माना है कि समाजशास्त्री आर्थिक विश्लेषण के लिए केवल तार्किक क्रियाओं को समझना पर्याप्त नहीं है, हमें उन अवशिष्ट चालकों और भ्रांत तर्कों का भी ध्यान में रखना चाहिए जो विभिन्न स्थितियों में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होते हैं और जिनके प्रभाव को विश्लेषण के पारंपरिक तरीके से आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो पेरेटो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, तार्किक क्रिया हो चाहे
अतार्किक क्रिया। उसके साथ साथ हमें इन दोनों चालकों का भी ध्यान में रखना होगा। इस आधार पर व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से पैरोटो ने अपने जो एक्शन थ्योरी है उसमें तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के आधार पर समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट, ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।